हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज की हमारी पोएम रहेगी रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड बाय चिनुआ अचीबी। चिनुआ अचीबी एक नाइजीरियन पोएट, नॉवलिस्ट और क्रिटिक हैं। इनका नावल द थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही फेमस हुआ और उनके लिए इन्हें पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्धि मिली। इनकी जो पोएम्स हैं या इनके जितने भी वर्क्स हैं उनमें ये अफ्रीकन लोगों के बारे में लिखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में और कॉलोनियल टाइम के बारे में, जब इंग्लैंड का राज वहाँ पर था। वो टाइम था चिनुआ अचीबी का। और ये जो पोएम है रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, वो 2 पॉइंट्स पर फोकस करती है। एक तो है प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज़ इन अ रिफ्यूजी कैंप और दूसरा थीम ऑफ मदरहुड और मदरली लव एंड अफेक्शन एंड काइंडनेस। तो आइए पहले इसको एक रीडिंग देते हैं। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी वुड सून हैव टू फॉरगेट। द एयर वॉज हैवी विद ओडर्स ऑफ डायरिया, of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms struggling in labored steps behind blown empty bellies. Most mothers there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride as she combed the rust-colored hair left on his skull, and then, singing in her eyes, began carefully to part it. In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. तो जैसा आपने नोट किया होगा कि इस पोएम में स्टेंजा वाइज डिवीज़न नहीं है, एक ही स्टेंजा दिया हुआ है, कंटिन्यूटी में है, केवल सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं जो एक पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें प्रोज का स्टाइल कह लें, केवल थोड़ी सी स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस जो है वो इसे पोइट्री का टच देती है। रिफ्यूजीज़, शरणार्थी लोग, ऐसे लोग जिन्हें किसी वजह से अपने घर बार छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में, शरणार्थियों के लिए बनाए हुए कैंप में शरण लेनी पड़ती है। और ये पोएम की जो बैकग्राउंड है वो वहाँ की सिविल वॉर के बारे में है और उस टाइम बहुत से लोग बेघर हो गए और उन्हें रिफ्यूजीज़ के तौर पर, शरणार्थियों की तरह रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। और इस पोएम में पोएट ने एक तो ऐसे लोगों की दयनीय अवस्था उसका वर्णन किया है और सेकेंडली वहाँ पर एक मदर ऐसी है जिसका बिहेवियर अपने बेटे के प्रति, ऐसे बेटे के प्रति जो मरने ही वाला है, हु इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर लेडीज़ इन द सेम कैंप एंड इन द सेम सराउंडिंग्स। तो जैसा मैंने पहले कहा किस तरह से ये 2 थीम्स पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नो मैडोना एंड चाइल्ड could touch that picture of a mother's tenderness for a son she would soon have to forget. Mother's tenderness means mother's love and affection for her child, for her son. मैडोना, क्रिश्चियनिटी में मैडोना जो है वो जीसस क्राइस्ट की मदर मेरी, उनका एक और नाम, उसको मैडोना के नाम से बुलाते हैं। और मैडोना एंड चाइल्ड की जो पिक्चर है वो अक्सर वहाँ पर देखने को मिल जाती है। और मैडोना एंड चाइल्ड क्या है कि वर्जिन मेरी जीसस क्राइस्ट को जब वो बिल्कुल बच्चे थे, इन्फेंट थे, उस समय अपनी गोदी में उठाए हुए है। और क्रिश्चियन वर्ल्ड में मैडोना एंड चाइल्ड के जो इमेज है वो दैट इज़ द यूनिवर्सल इमेज ऑफ मदरहुड, मदर्स लव एंड अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, इन द वेरी फर्स्ट लाइन, पोइट ने कंपेयर किया है
मैडोना एंड चाइल्ड की पिक्चर को उस मदर के बिहेवियर के साथ या उस मदर के टेंडरनेस एंड लव एंड अफेक्शन के साथ फॉर अ सन, एक ऐसे बेटे के लिए, शी वुड सून हैव टू फॉरगेट, जिसे उसे बहुत जल्द भूलना पड़ेगा, उसके बिना उसे रहना सीखना पड़ेगा. दैट मीन्स हर सन इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. And that mother in the refugee camp, she is carrying that son, and the poet says that in comparison she has more appeal than even the picture of Virgin Mary carrying infant Jesus in her arms. कि ऐसी पिक्चर मैडोना और चाइल्ड की जिसको पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड एक ममता की मूरत के नाम से जानता है, पहचानता है, उसके तुलना में इस मदर मीन जिस मदर के बारे में इस पोएम में लिखा गया है, यहाँ पर वो मदर जो है शी इज़ द मेन कैरेक्टर, और पोएट जो है ही इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, थर्ड पर्सन स्पीकर. और वो कहते हैं कि अगर हम इस माँ की अपने बच्चे के प्रति जो प्यार और ममता है, जो करुणा है, उसकी तुलना मैडोना से भी करें तो कम नहीं होगी. दैट मीन्स नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर, कि वो भी उसके पास नहीं आ पाएंगे, उसके कंपैरिजन में ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि पोइट को ऐसा लगता है कि इस माँ का एक ऐसे बच्चे के प्रति जो कुछ ही क्षणों में उसके हाथों से जाने वाला है, फिसलने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है, जिसे उसे बहुत जल्द भूलना पड़ेगा, उसके बिना लाइफ जीना सीखना पड़ेगा, उसके प्रति जो उसकी टेंडरनेस है, उसका लव, केयर, अफेक्शन है, दैट इज़ नॉट कंपेरेबल. शी स्टैंड्स इवन टॉलर. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children, with washed out ribs and dried up bottoms, struggling in labored steps behind blown empty bellies. तो यहाँ पर पोइट जो है वो डिस्क्राइब करता है द pitiable situation, the pitiable plight of the people लिविंग इन रेफ्यूजी कैंप्स. वहाँ का माहौल कैसा था? द एयर वॉज हैवी, द एयर वॉज कंटेमिनेटेड, उसमें भरा हुआ था. क्या भरा हुआ था? ओडर. ओडर होती है बैड स्मेल या बदबू. किस चीज़ की ओडर? ऑफ डायरिया. डायरिया आम भाषा में हम दस्त कह देते हैं, लूज मोशंस. जब कंटिन्यूअली एक बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति सफ़र करता है तो उसको बोलते हैं डायरिया या दस्त. तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन दोज कैंप्स दे वर सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड अदर डिजीजेस, दे वर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, देयर वॉज डेथ वेरी प्रेवलेंट, और चारों तरफ ऐसा वातावरण था कि बदबू फैली हुई थी ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन, क्योंकि द मदर्स दे वर नॉट इन अ पोजिशन इवन टू बेथ देयर चिल्ड्रन. उनको नहलाना भी पॉसिबल नहीं था उस कैंप में. तो उनको जब वॉश नहीं किया जाता था दस्त के बाद, तब द ओडर ऑफ डायरिया वॉज प्रेवलेंट एंड द एयर वॉज हैवी. और उन बच्चों की हालत कैसी थी, उनकी फिज़िक कैसे थे? वो हेल्दी चिल्ड्रन नहीं थे, बल्कि भुखमरी से, बीमारी से पीड़ित बच्चे. जैसा आप अक्सर अफ्रीकन बच्चों की इमेज न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी क्या था कि उनके केवल पिंजर मात्र थे, स्केल्टन नज़र आते थे, केवल बोन्स और स्किन नज़र आती थी, मसल या मांसपेशियाँ लगभग नहीं थीं, क्योंकि उन्हें खाने को प्रॉपर नहीं मिलता था. दे वर अंडर नरिश्ड, दे वर माल नरिश्ड. वॉश्ड आउट रिब्स, रिब्स मीन पसलियाँ, और ड्राइड अप बॉटम्स, बॉटम मीन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उनकी पसलियाँ सामने नज़र आती थीं और उनके बॉटम बिल्कुल सूख गए थे और उनकी टांगें भी बिल्कुल सूख गई थीं, लेकिन उनके पेट
behind blown empty belly. Belly मीन पेट, blown मीन हवा से भरे हुए, खाली मीन्स उनको खाना नहीं मिलता था, पेट में हवा भर जाती थी और पेट उनके सूज गए थे और टांगें उनकी बिल्कुल सिकुड़ गई थी। उस पोजीशन में दे वर स्ट्रगलिंग इन लेबर्ड स्टेप्स। लेबर्ड स्टेप्स मीन, लेबर मीन हार्ड वर्क। उन्हें कदम भरने के लिए भी, आगे चलने के लिए भी बहुत मुश्किल फील होती थी, उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी 2-4 कदम बढ़ाने के लिए। तो दैट वाज द plight ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन दैट refugee camp. The children who were suffering from malnourishment, who were starved, who were diseased, who had diarrhea, and that all resulted in their becoming mere skeletons. और उनकी जो सिकड़ी हुई टांगें थीं उनके बल पर चलना भी उनके लिए मुश्किल था। तो ऐसी पोजीशन में most mothers there had long ceased to care. Cease means stop, बंद कर देना, but not this one. This one the mother he is talking about, जो हमारी मेन कैरेक्टर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा इमेज ऑफ मदरहुड या थीम ऑफ मदरहुड, तो वहाँ पर हालात ने ज़्यादातर माँओं को उनके दिल सख्त बना दिए थे। दे हैड बिन लेफ्ट विद नो अफेक्शन और लव फॉर द चिल्ड्रन। ज़्यादातर माँओं ने वहाँ पर बंद कर दिया था अपने बच्चों की केयर करना, लेकिन इस माँ ने नहीं। मोस्ट मदर्स देयर मीन वहाँ पर हैड लॉन्ग, काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी पहले से, सीज्ड बंद कर दिया था, टू केयर अपने बच्चों की देखभाल करना, उन्हें प्यार देना। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, बट बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, they were also suffering, they had seen their children die, so now their hearts had been hardened, they were forced by the circumstances to harden for their children. Lekin this mother, this particular mother was totally different from the other mothers in the same refugee camp. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride, as she combed the rust-colored hair left on his skull. घोस्ट स्माइल, जो स्माइल की केवल शेडो भर थी, छाया भर थी। उसका कहने का मीनिंग क्या है कि वो जो मदर थी उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो स्माइल कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो इतने दुख में थी, उसे मालूम था कि उसका बच्चा जो है अभी थोड़ी देर में मरने वाला है, तो वो स्माइल कर नहीं पा रही थी। उसकी स्माइल इतनी वीक थी, इतनी पेल थी कि वो दैट लुक जस्ट लाइक अ शेडो। और सेकंड कि जब वो भी शरणार्थी कैंप पे नहीं आई थी तो उसके पहले जो उसकी स्माइल हुआ करती थी और अब की स्माइल अगर उसमें कंपेयर किया जाए तो अब की स्माइल दैट वाज जस्ट अ मेयर शेडो ऑफ द स्माइल ऑफ हर प्रीवियस लाइफ। इसी तरह से इन हर आइज द गोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड। मोस्ट ऑफ द मदर्स, ऑलमोस्ट ऑल द मदर्स, दे टेक प्राइड इन द चिल्ड्रन। माँ को बच्चे पर गर्व होता है, इसकी आंखों में भी वो गर्व, वो प्राइड नज़र आ रहा था, बट अगेन दैट वाज द शेडो दैट डिड नॉट लुक लाइक रियल, क्योंकि उसके दिल में कोई भी उत्साह ख़त्म हो चुका था। अपने हालात को देखकर, जैसी सिचुएशन बताई गई है, ऐसे हालात में कोई भी व्यक्ति अपना एंथुजियाज़म फॉर लाइफ खो देगा, बट स्टिल शी हैड प्राइड इन हर आइज फॉर हर चाइल्ड एज शी कोम इन कंघी करना, उसकी सेकेंड फॉर्म ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म, रस्ट कलर्ड हेयर लेफ्ट ऑन हिज स्कल। हेड नहीं कहा जा रहा है, स्कल कहा जा रहा है, खोपड़ी। दैट मीन्स कि वो एक स्केल्टन ही बचा हुआ था लगभग, और उसके बालों का कलर भी रस्टी हो चुका था। रस्ट होता है जंग लगना, तो जंग का जो कलर होता है रस्ट कलर, दैट शोज़ अंडर नरिशमेंट, कि उसमें उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिली थी। उसके बालों का कलर भी लगभग पीला या रस्टी हो चुका था और बाल भी बहुत कम बचे थे उसकी हेड पर, उसके सिर पर।
हेयर लेफ्ट ऑन हिज स्कल, लेकिन जानबूझकर राइटर ने, पोइट ने स्कल वर्ड यूज़ किया इंस्टेड ऑफ हेड। तो वो माँ क्या कर रही थी, अपने बच्चे की कंघी कर रही थी। उसके आंखों में अपने बच्चे के लिए एक प्राइड की फीलिंग थी, जो चाहे बहुत डिम थी लेकिन सामने नज़र आ रही थी। और इसी तरह से उसके चेहरे पर स्माइल भी थी, उसके होंठों पर मुस्कान थी, चाहे वो भी एक शेडो थी, एक छाया मात्र थी उसके प्रीवियस सेल्फ का। बहुत वीक थी, बहुत पेल थी स्माइल, बट स्टिल देयर वाज अ स्माइल ऑन हर फेस एंड प्राइड इन हर आइज फॉर हर चाइल्ड। जैसे ही वो अपने बच्चे के येलोइश कलर्ड जो बाल थे, जो थोड़े बहुत बचे थे, उन्हें कंघी कर रही थी। एंड देन सिंगिंग इन हर आइज बिगैन केयरफुली टू पार्ट इट। पार्ट मीन दो हिस्सों में बांटना, जैसे बालों को सेंटर में आमतौर पर पार्ट किया जाता है। तो इस तरह से उसकी आंखों में चमक लिए उसने अपने बच्चे को बड़े ध्यान से उसके बालों को संवारना शुरू किया। सो दैट इज़ द रियल कैरेक्टर ऑफ दैट लेडी who was living under the same circumstances in which other ladies or other mothers were living, who had given up taking care of their children. But this one, although she was very certain that she was going to lose her child in a few minutes, but still, with a smile on her face and pride in her eyes, singing, she was combing his hair. In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. कि अगर वो रेफ्यूजी कैंपेन ना होती, कहीं और होती, या किसी और की लाइफ ले लें, तो हर माँ अपने बच्चे के बालों में कंघी करती है, तो वो उसके लिए कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन एक्ट, जो डेली रूटीन उसका है कि जब बच्चा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है उससे पहले, या फिर उसको स्कूल भेजने के पहले, हर माँ जो है अपने बच्चे के बालों में कंघी करती है। सो दिस इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैट। अगर किसी भी और सर्कमस्टांसेस में या किसी और की लाइफ की बात करें, तो कोमिंग द चाइल्ड बिफोर हिज गोइंग टू स्कूल और बिफोर हिज हैविंग ब्रेकफास्ट, दैट वुड बी अ वेरी कॉमन रूटीन एक्ट। लेकिन इस माँ के लिए ऐसा नहीं था। उस माँ के लिए जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, बल्कि मौत के आगोश में जाने को आतुर था, उस माँ के लिए ये छोटा सा जो काम था उसके बालों में कंघी करने का, दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ करेज, एंड दैट ऑल्सो शोज़ हर लव एंड अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, हर प्राइड फॉर हर चाइल्ड, एंड her motherly affection in the face of death. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. Grave होता है कब्र, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। टाइनी, वेरी स्मॉल। तो उस माँ के लिए अपने बच्चे के बालों में कंघी करने का जो एक्ट था, दैट वाज सेक्रेड एक्ट। वो एक पवित्र एक्ट था, काम था, जैसे कि वो एक छोटी सी कब्र पर फूलों को रख रही हो। दैट वॉज द सेक्रेड एक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग फ्लावर्स ऑन अ स्मॉल ग्रेव। तो वो माँ जिसके सामने उसका बच्चा है, हु इज़ अबाउट टू डाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू स्टिल गो ऑन caring for that child under the circumstances in which she was living. Circumstances उसने बहुत डिटेल में पहले डिस्क्राइब किए हैं कि हर बच्चा, दैट बच्चा हो या इवन माँ हो या दूसरे लोग हों, they were passing through a very pitiable situation where there was hunger, starvation, disease, death and sorrow. So everybody was suffering. So इस तरह से जो पोइम है, इसमें पोइट ने क्या कहने की कोशिश की है, एक तो ही वांट्स टू डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ नाइजीरिया इन द सिविल वॉर, who were living in the refugee camps and the type of life they were forced to live.
And through this poem, he wanted to bring this picture to the world so that the people of the world might come to know about the situation in which these people were going through. Or secondly, even ऐसे हालात में भी he wants to celebrate the love and affection of a mother whose comparison is made even with the image of Mother Mary carrying infant Christ in her hands. And in comparison, the poet feels that this mother had more emotional appeal than even the appeal one gets from the picture of Jesus Christ and Virgin Mary. I hope you understood the poem. Thank you.